हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 3 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं, अर्थात प्रतिलोमवर्तीय फलन का ग्राफ बनाना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिनका यूज़ करके हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम बात करें तो जिस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है उस फंक्शन ग्राफ की रेंज और डोमेन हमें पता होना चाहिए, अर्थात उस फंक्शन का, उस फलन का प्रांत व परिसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं डोमेन यानी प्रांत वो परिसर। ठीक है, रेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रतिलोमवर्तीय फलन है, तो प्रतिलोमवर्तीय फलन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मुख्य मान। ठीक है, तो मुख्य मान और प्रांत की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे यह भी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वो है कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, यानी कि कुछ बिंदु हमें पता होना चाहिए। इन बिंदुओं की मदद से, ठीक है, अगर ये बिंदु हमें मिल जाएंगे तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम ग्राफ बना देंगे। आए बात समझ में? जैसे छोटी क्लासों में हम क्या करते थे, देखो अगर हमें कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाते थे तो हम उन पॉइंट्स को मिलाकर पूरा ग्राफ बना देते थे। यानी केवल पॉइंट्स के सहारे, केवल बिंदुओं के सहारे हम पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया करते थे। ठीक है, तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाने के लिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट्स बनाने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स निकालने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं, उस टेबल की सहायता से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, यानी बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस अभी आगे करेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और बाकी सभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो उस समय हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तीसरी जो चीज़ है, ठीक है, ये है टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन या फिर इसको इनफाइनाइट लाइन बोलते हैं, इनफाइनाइट लाइन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो अनंत स्पर्शी रेखा, अनंत स्पर्शी रेखा। देखो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनफाइनाइट लाइन, देखो क्या होता है, यदि कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, कोई एक्स का ऐसा मान है जहाँ पर फलन अपरिभाषित हो, तो एक्स के उस मान के लिए ये अनंत स्पर्शी रेखा बनती है, इनफाइनाइट लाइन बनती है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चौथा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि अवकलन, अवकलन। देखो इसका भी बहुत बड़ा रोल है ग्राफ बनाने में। जैसे किसी बिंदु पर अगर हमें ये पता करना है कि ढाल कहाँ जीरो है, ठीक है, ये पता करना है कि दो बिंदुओं के बीच में जो ढाल है वो, यानी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी कि ढाल जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, उन चीज़ों का पता करने के लिए हमें अवकलन की आवश्यकता होती है।
डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन जो है, वो उन फंक्शंस का, उन फलनों का ग्राफ बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जो बिल्कुल ही हमारे लिए स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, इसका हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप पूछोगी कि सर फिर यूज़ कहाँ करोगे? ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करेंगे और कहाँ इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये भी बता दो हमें। तो देखो भाई, जो डिफरेंशिएशन है या फिर अवकलन है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? देखो, यदि हमें यह पता करना है कि किस बिंदु पर वक्र की ढाल 0 है। मान लो ये वक्र है। ठीक है, अब इस वक्र पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो ढाल है ये 0 है। ठीक है, अब ढाल यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हमें यह भी दिख रहा है कि ये जो वक्र है यहाँ से टर्न हो रहा है, यहाँ से घूम रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में ये पता करना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हमें ये पता करना है कि उस वक्र की स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अर्थात वो जो वक्र है उसकी जो ढाल है, ठीक है, वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, इसका पता करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, अवकलन का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन है या फिर अवकलन है, इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर फलन बिल्कुल ही अजनबी हो। ठीक है, तो सर ये जो प्रतिलोमवर्तीय फलन है ये भी तो हमारे लिए अजनबी ही है, क्योंकि इसको भी तो हम 12th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो हमारे लिए अजनबी हुआ। तो देखो भाई, क्या है कि जो प्रतिलोमवर्तीय फलन है इसके एक रिश्तेदार के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और रिश्तेदार कौन है? वो है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनमेट्री फंक्शन। तो सर ये कहाँ से रिश्तेदारी की बात आ गई? पढ़ते पढ़ते रिश्तेदारी की बात आ गई, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दो। ठीक है, तो देखो भाई, अच्छे तरीके से समझना, मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ आपको अच्छे से, तो ध्यान देना। मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये कोई अजनबी आदमी है जिसके बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो। ठीक है, ये एक अजनबी आदमी है जिसके बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो। आए बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये कोई आदमी है जो आपका कोई रिश्तेदार है। ठीक है, ये कौन है? आपका कोई रिश्तेदार है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ठीक है, लेकिन ये जो अजनबी आदमी है, ठीक है, इसका जानकार आपका रिश्तेदार है, यानी इसको आपका रिश्तेदार जानता है। तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप डायरेक्ट इससे नहीं पूछोगे, आप इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इससे ले लोगे, जो कि आपका जानकार है। ठीक है, आपका रिश्तेदार है। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, यहाँ पे मैं ICF लिख देता हूँ। ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है वो एक अजनबी आदमी है आपके लिए, और ये है ट्रिगोनमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपके लिए जानकार है, आपका रिश्तेदार है। क्यों रिश्तेदार है? क्योंकि इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। आई बात समझ में? तो अब देखो, ये जो ICF है, इसके बारे में अवकलन संबंधी सारी की सारी जानकारी आपको ट्रिगोनमेट्री फंक्शन से मिलेगी। ठीक है, यानी इससे नहीं पूछेंगे, हम अवकलन का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ये सारी की सारी इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, डिस्कस हम करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। तो हम ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो,
पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहली चीज क्या कि इसका प्रांत व मुख्य मान हमें पता होना चाहिए। आई बात समझ में? इसके बारे में डिस्कस हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, तो इस चीज में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो अब देखो इसका परिसर या फिर मुख्य मान कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुख्य मान। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? वो है बड़ा कोष्टक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, ये इसका मुख्य मान है। और इसका प्रांत क्या है? तो इसका प्रांत या फिर डोमेन क्या है? तो इसका डोमेन है -1 to 1। ठीक है सर, इसके बारे में पता चल गया। अब इसका यूज भी बताओ। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, मुख्य मान और प्रांत से ये पता कर लेते हैं कि जो हमारा वक्र है, जो कर्व है, किस क्षेत्र विशेष में बनने वाला है, किस एरिया के अंदर ये वक्र जो है वो बनने वाला है। इसके बारे में जानकारी जो है यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, सीधे शब्दों में बात करें तो जो वक्र है, जो कर्व है, उसका ढांचा हमें इससे मिल जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स हो गया, और ये है वाई एक्स, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये मूल बिंदु है। अब देखो, मुख्य मान क्या है? -π/2 से π/2 है। अब मुख्य मान यानी वैल्यू किसका दे रहा है? y का दे रहा है। ठीक है, तो y का जो मान है वो -π/2 से π/2 तक ही है। ठीक है, इससे बाहर फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो, यहां पर मैं -π/2 ले लेता हूं, ये -π/2 हो गया, और ये हो गया +π/2। तो y का मान -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब x का मान यानी प्रांत, प्रांत का मान क्या है? -1 to 1 है। यानी यहां पर अगर मैं -1 मानूं और यहां पर अगर 1 मानूं, तो -1 और 1 के बीच में किसका मान रहेगा? x का मान रहेगा। यानी इसके बाहर x नहीं जाने वाला है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो, अगर मैं एक रेक्टेंगल, एक आयत इस प्रकार से बनाऊं, ये आयत बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, तो जो हमारा कर्व होगा, जो वक्र होगा, इस रेक्टेंगल के बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो हमें इससे क्या पता लग गया? इससे हमें यह पता लग गया कि ग्राफ का ढांचा क्या है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी इसके बाहर ग्राफ नहीं जाने वाला है, वक्र नहीं जाने वाला है। ये पहली इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। अब हम दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है? पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? तो टेबल से मिलेंगे। तो ये टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बन गई। यहां पर लिख देते हैं x और यहां पर लिख देते हैं y। आई बात समझ में? अब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो ये जो x है ये एक वैल्यू होता है। ठीक है, और जो y है, y एंगल है। क्या है? y क्या है? एंगल है, और x क्या है? वैल्यू है। यहां पर भी मैं लिख देता हूं, y क्या है? तो y है एंगल, और x क्या है? तो x है वैल्यू। ठीक है, x वैल्यू है, y एंगल है, यानी x की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा। जबकि त्रिकोणमितीय जो फलन है उनमें इसके अपोजिट है, वहां पे हम एंगल पुट करते थे और वैल्यू हमें मिल जाता था। ठीक है, अब यहां पर मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं। मान लो x के मान 0 है, ठीक है, 1 है, -1 है। इसके लिए y का वैल्यू क्या, कहाँ
क्या क्या होगा, तो देखो 0 के लिए 0 होगा, π/2 होगा और -π/2 होगा। तो सर ये कैसे लिख दिया, इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है और अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, फिर भी एक बार के लिए, क्योंकि आपका तो पढ़ने का काम नहीं है और पढ़ाना मुझे है, तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, देखो एंगल, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी उलझन में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इससे हम कुछ पूछते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, इसके रिश्तेदार को ढूंढते हैं, और इसका रिश्तेदार कौन है, वो है साइन एक्स। तो हम इसको ढूंढते ही नहीं है, हम तो इसके रिश्तेदार को ढूंढते हैं। तो देखो साइन एक्स के बारे में, देखो साइन एक्स को ध्यान में रखते हुए अब देखो साइन एक्स में कौन सा एंगल पुट करें कि वैल्यू 0 आ जाए, तो 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन में कौन सा एंगल पुट करे कि वैल्यू 1 आ जाए, तो π/2 पुट करना पड़ेगा। साइन में कौन सा एंगल पुट करे ताकि वैल्यू -1 आ जाए, तो -π/2 हमें उसमें पुट करना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स मिल गए हमें। अब देखो पॉइंट्स कौन कौन से मिले, तो एक तो 0 0 मिल गया। भाई पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू होता है ना, एक्स और वाई का जो वैल्यू है वही तो पॉइंट्स होते हैं। तो देखो एक तो 0 0 मिल गया हमें, यानी x बराबर 0 पर y बराबर 0, यानी कि हमें एक पॉइंट तो यहाँ पर मिल गया, कहाँ पे, मूल बिंदु पे, यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, पॉइंट यहाँ पे मिल गया। दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 1 to π/2। ठीक है, यानी x का वैल्यू 1 है, वहाँ पे y का वैल्यू क्या है, π/2। x का वैल्यू 1 यहाँ पर, y का वैल्यू π/2 यानी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, x का मान अगर -1 है तो y का मान क्या है, -π/2, यानी एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए। अब खींच देते हैं, सीधी खींच दे गया, नहीं, यहाँ पर देखो। ठीक है, दो केस बन सकते हैं, एक तो ये जो कर्व है एक ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे बन सकता है। ठीक है, दो तरीके से ये बन सकता है, तो कौन सा हमें बनाना है, तो इसके बारे में जानकारी देखो अवकलन से मिलती है वैसे तो, लेकिन हमें कौन देगा, हमें देगा साइन। साइन इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। कैसे, तो देखो मैं पहले बनाकर बता देता हूं आपको। तो इसका जो कर्व होगा वो ऐसे बनेगा, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे बना, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनता है ना। जैसे y के इस वैल्यू के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन देखो अगर हम इसको कर्व को ऐसे बनाएं तो ऐसे साइन की फील आ रही है ना, साइन की फील आ रही है ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो कर्व है, देखो साइन से इसकी कंपेयर करते हैं। मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब साइन में ये जो एक्सिस होता है यानी एक्स एक्स, वो कौन सा एक्स होता है, एंगल का एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है, एंगल का एक्सिस होता है। और जो ये वाई एक्स होता है वो वैल्यू का एक्सिस होता है। तो साइन एक्स के ग्राफ में, साइन एक्स के ग्राफ में देखो ये जो आपको सांप की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, ये कर्व है। और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के दोनों ओर, एक्स एक्स के दोनों ओर इस प्रकार से आवर्त बना रहा है। और एक्स एक्स कौन सा एक्सिस है, एंगल का एक्सिस है, यानी एंगल के एक्सिस के दोनों ओर इस प्रकार का कर्व बनना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल का एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस एंगल का एक्सिस है। तो एंगल के एक्सिस के दोनों ओर इस प्रकार से कर्व बनना चाहिए, जो कि यहाँ बन रहा है। मतलब ये जो कर्व है ये बिल्कुल सही है, ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सही है।
तो पहली बात हमने जान ली कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने साइन इनवर्स एक्स में एक्स का ग्राफ बनाया था, उसके लिए पहले मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन की ज़रूरत है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी मुख्य मान है वो होता है 0 to पाई। देखो सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, मुख्य मान या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्रांत क्या है, तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन 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 क्या है यानी प्रांत क्या है, वो है -1 to 1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सारी डिस्कस करी है इसके बारे में। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ का ढांचा बना लेते हैं। तो ये ग्राफ का ढांचा बन गया ना, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुख्य मान क्या है, 0 to पाई है। 0 to पाई है मुख्य मान। जीरो कहाँ होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है और x इज इक्वल टू पाई यहाँ पे। यानी अब की बार जो y का मान है वो 0 और पाई के बीच में रहेगा। 0 और पाई के बीच में y का मान रहेगा। अगर हम प्रांत की बात करें तो प्रांत है -1 to 1। -1 यहाँ पर ले लेते हैं और 1 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, प्रांत का मतलब है x का मान, यानी x का मान -1 और 1 के बीच में रहेगा। -1 और 1 के बीच में रहने वाला है x का मान। अब एक रेक्टेंगल बना देते हैं हम, जैसा कि साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में हमने ठीक है बनाया था। तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इससे हमें ये पता लग गया कि जो कर्व है, जो वक्र है, वो इस रेक्टेंगल, इस आयत के बीच में ही आने वाला है कहीं पे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट्स निकालेंगे टेबल से। ठीक है, टेबल बनाएंगे और टेबल की सहायता से हम पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये बन गई टेबल। यहाँ x लिख देता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ। y क्या है, यहाँ x क्या है, तो x है वैल्यू, वही वैल्यू है ना, ये वैल्यू। और y क्या है, y है एंगल, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। y क्या है, एंगल है, और x क्या है, वैल्यू है। इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि ज़्यादातर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 0 1 -1। अगर वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू होता है π/2, 1 के लिए 0 और -1 के लिए पाई। देखो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, कोस इनवर्स एक्स के रिश्तेदार से पूछोगे सारी चीज़ें, मतलब कोस एक्स से पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और y को उल्टा कर देना, यहाँ पर x लिख देना ना, यहाँ पे y। तो कोस एक्स से हम ये सारी वैल्यू, सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो पॉइंट्स कौन कौन से मिले, 0 π/2 हमें मिल गया, यानी x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू है π/2। तो यहाँ ढूंढते हैं कहाँ है, x अगर 0 है तो y कितना है, π/2 है। π/2 0 और पाई के बीच में कहीं पर होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा, ये लो यहाँ पर π/2। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू है 0।
यानी x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएगा। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू है पाई, x का वैल्यू क्या है -1 तो y का वैल्यू क्या है पाई, यानी यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये जो वाई एक्स है कौन सा एक्सिस है, एंगल का एक्सिस है। तो एंगल के एक्सिस के दोनों ओर इस प्रकार से आवर्त बनाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये अवकलन का जो अवकलन है जो इन्फॉर्मेशन देता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कोस एक्स दे देगा। कोस एक्स में भी तो एंगल के एक्सिस के दोनों ओर आवर्त बनता है, ये कोस एक्स का ग्राफ है, कोस एक्स में भी तो ऐसे ही होता है। जो एंगल का एक्सिस होता है उसके दोनों ओर इस प्रकार से आवर्त बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल का जो एक्सिस है जो कि वाई एक्स है उसके दोनों ओर इस प्रकार से अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से एंगल के एक्सिस के दोनों ओर कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका सिंपल सा है, हमें हिंदी वर्णमाला का फ याद करना है। अरे फ से फल, ठीक है, तो फ याद करना है, यानी ये जो फ है इस फ की तरह कौन सा ग्राफ आता है, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो ये हो गया y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स, हो गया y इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन लिखते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर जो मुख्य मान है वो क्या होता है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है प्रिंसिपल वैल्यू, वो होता है -π/2 टू π/2। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जो कोष्टक है वो छोटा है। ठीक है, पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि छोटे कोष्टक का मतलब ये होता है कि ये जो अंतराल है इसके अंदर -π/2 और π/2 दोनों शामिल नहीं है, इसीलिए ये जो कोष्टक है ये छोटा है। बात करें डोमेन की, प्रांत की, तो प्रांत हो जाएगा, देखो प्रांत क्या होता है इसका, आर, आर का मतलब जो वास्तविक संख्याएं हैं जो रियल नंबर्स हैं उनका समुच्चय, यानी कि सारी की सारी रियल नंबर्स जो है वास्तविक संख्याएं जो है वो प्रांत के अंदर शामिल है। ठीक है, तो ढांचा बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो मुख्य मान क्या है, -π/2 से π/2, मुख्य मान मतलब y का मान। ठीक है, तो y का मान -π/2 से π/2 है, तो यहाँ कहीं पे -π/2 होगा और यहाँ पर हम π/2 ले लेते हैं। तो -π/2 और π/2 के बीच में y का मान रहने वाला है, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब देखो x का वैल्यू तो r है, यानी कि ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस पर कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी x के मान के लिए ये जो टेन इनवर्स x है वो परिभाषित है, तो यहाँ पर हम लिमिट निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, कि इनके बीच में वक्र रहने वाला है। हालांकि y जो है, ठीक है, y के लिए हमने ये निर्धारित कर दिया कि जो -π/2 और π/2 है इनके बीच में ही y का वैल्यू रहने वाला है, इसके बाहर y का वैल्यू नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करते हैं हम पॉइंट्स की। तो ये टेबल बन गई और टेबल से हमें मिल जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x क्या देता है, तो x है वैल्यू, x क्या है वैल्यू है, y क्या है, तो y है एंगल। पॉइंट्स लिख देता हूँ, ये 0 के लिए 0, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए π/2 और माइनस इनफाइनाइट के लिए -π/2। ठीक है,
सारी जो मेथड है मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे इनका वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इनफाइनाइट लाइन, अनंत स्पर्शी रेखा, तो उसका यूज यहाँ पर होगा। देखो, जहाँ पर भी आपको इनफाइनाइट दिखे, चाहे एक्स में दिखे या फिर वाई में दिखे, जहाँ पर भी आपको इनफाइनाइट दिखे, तो ये समझ लेना कि वहाँ पर इनफाइनाइट लाइन बनने वाली है, यानी अनंत स्पर्शी रेखा बनने वाली है। ठीक है, तो अब होती क्या है ये सीख लेते हैं। देखो, अगर y का वैल्यू पाई बाई 2 है, y का वैल्यू अगर पाई बाई 2 है, वहां पे x का वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, यानी कि x के वैल्यू इनफाइनाइट के लिए y का वैल्यू पाई बाई 2 है, ये बात ये कहना चाह रहा है। तो जहां पर जिस बिंदु के लिए ठीक है, y के जिस मान के लिए या फिर x के जिस मान के लिए, y के जिस मान के लिए ये जो x का मान है वो इनफाइनाइट है, वहां पर हम एक अनंत स्पर्शी रेखा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो, ये जो पाई बाई 2 है, ठीक है, इस पाई बाई 2 पर हम एक्स एक्स के समांतर, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर ही तो यहाँ पर y का वैल्यू पाई बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से डॉटेड लाइन बना देते हैं, जिसे इनफाइनाइट लाइन कहते हैं या फिर अनंत स्पर्शी रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहा होगा कि माइनस पाई बाई 2 पर भी x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो y इजिकल टू माइनस पाई बाई 2 पर यहाँ पर भी हम क्या बना देंगे, एक इनफाइनाइट लाइन बना देंगे, अनंत स्पर्शी रेखा इस प्रकार से हम बना देंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स कौन कौन से मिले, x इजिकल टू 0 पर y इजिकल टू 0 मिल गया। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये एक मूल बिंदु है ना, तो ये मूल बिंदु एक पॉइंट तो ये मिल गया। ठीक है, अब देखो, पहले मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, फिर समझा दूंगा, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट 5/2, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि y इजिकल टू पाई बाई 2 के लिए x इजिकल टू इनफाइनाइट। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो अनंत स्पर्शी रेखा है, ठीक है, इसको ये स्पर्श करता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पर स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वक्र है, ये जो वक्र है इस अनंत स्पर्शी रेखा को अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो चूंकि अनंत के बारे में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये अनंत है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि अनंत पर जाकर स्पर्श करता है। लेकिन ये यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसको स्पर्श करता हुआ ही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो ये जो वक्र है, ठीक है, जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वक्र इस अनंत स्पर्शी रेखा के समीप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका वक्र है ये ऐसे आएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो y इजिकल टू कोट इनवर्स x की बात कर लेते हैं, y इजिकल टू कोट इनवर्स x की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, यानी मुख्य मान जो है वो है 0 टू पाई, है ना भाई, 0 टू पाई। और डोमेन क्या है, तो डोमेन है यानी प्रांत जो है वो है r, वास्तविक संख्या। ठीक है, ढांचा बना लेते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्स हो गया और ये y एक्सिस हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो बिल्कुल वही मेथड हमें यूज करना है जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली की जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आ चुकी है, तो ये इन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई है। मुख्य मान का मतलब है कि y का जो मान है वो 0 से पाई है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं ये x इजक्वल टू 0 हो गया,
ये पाई हो गया, यानी y का वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहने वाला है। अब प्रांत तो r है, मतलब x का वैल्यू तो, ठीक है, प्राकृत संख्याओं वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, r है, ठीक है। तो इसके लिए हम सीमा निर्धारण नहीं कर सकते, और y के लिए जरूर हमने कर दिया है कि y का वैल्यू जो है 0 और पाई के बाहर नहीं जाएगा। अब पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल बन गई, ठीक है, ये टेबल बन गई, ये x हो गया, ये y हो गया। डायरेक्ट मैं मान रख देता हूँ यहाँ पे। तो 0, x का वैल्यू 0, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। 0 के लिए वैल्यू हो जाएगा π/2, इसके लिए 0 और इसके लिए पाई, ठीक है। कोट x से ये वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो अब देखो 0 और π/2, तो x इज इक्वल टू 0, वहाँ पे y इज इक्वल टू π/2। π/2 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे, है ना। तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब देखो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अनंत स्पर्शी रेखा बनने वाली है, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन यहाँ पर बनने वाली है। तो कहाँ कहाँ बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, देखो y इक्वल टू 0 पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है। और यहाँ पर फिर बोलोगे सर यहाँ तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। अरे देखो भाई, माइनस हो या प्लस हो, होता तो इनफाइनाइट ही है। तो यहाँ देखो y इक्वल टू पाई और y इक्वल टू 0, इन दोनों पे है ना इनफाइनाइट लाइन बनने वाली है। तो y इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पे है। ये जो x एक्सिस है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर ही अनंत स्पर्शी रेखा बनने वाली है, इनफाइनाइट लाइन बनने वाली है। और y इक्वल टू पाई पर तो एक इनफाइनाइट लाइन यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अनंत स्पर्शी रेखा क्यों बोलते हैं, ये बात मैंने समझा दी आपको, कि जो वक्र है इसको स्पर्श करता हुआ हमें प्रतीत होता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता। या फिर हम यूँ कहते हैं कि ये जो वक्र है इस अनंत स्पर्शी रेखा को अनंत पर जाकर स्पर्श करता है। तो देखो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहाँ होगा, तो ये जो अनंत स्पर्शी रेखा है देखो इधर कहीं पे होगा, ठीक है, आगे जाके दाईं तरफ। और x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट कहाँ होगा, तो ये जो x एक्सिस है, ठीक है, इस पर बाईं तरफ कहीं पे इधर जाके होगा, माइनस इनफाइनाइट आगे जाके बहुत दूर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए यानी इधर की साइड y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी कि ये जो वक्र है ये इस साइड में इस अनंत स्पर्शी रेखा को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होगा। अरे भाई यही तो है, देखो y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, या फिर यूं कहें कि x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर y इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर यानी वक्र कहीं दूर जाके इसको स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श करने का मतलब है y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मत लेना, ठीक है, आराम से समझाता हूँ, है ना। तो देखो जो कर्व बना देता हूँ मैं पहले से। तो ये जो कर्व है ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो कर्व है देखो, ये जो कर्व है ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो कर्व है ये x एक्सिस के समीप आता जा रहा है। यानी कि ये जो अनंत स्पर्शी रेखा है, इनफाइनाइट लाइन है, इसके पास आता जा रहा है। यानी कि जब x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तब y का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ में, अगर ये कर्व अगर इसको स्पर्श करेगा तभी तो y का वैल्यू 0 होगा। और यहाँ पर भी देखो जैसे जैसे ये x का वैल्यू माइनस की तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो कर्व है ये इस अनंत स्पर्शी रेखा x इज इक्वल टू पाई को स्पर्श करने वाला है, इसके समीप जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, कोट इनवर्स x का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x की। अब हम बात कर लेते हैं सेक इनवर्स x की, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x,
ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम परिसर निकालते हैं या मुख्य मान निकालते हैं। ये परिसर हो गया या मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल वैल्यू भी लिख देता हूँ। तो क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ये होती है 0 to पाई, ध्यान देना बड़ा कोष्टक है, और माइनस, मैंने ट्रिक भी समझाई थी कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, पाई/2 आएगा, तो पाई/2 को बाहर निकाल देंगे, ये पाई/2 बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रांत की। तो प्रांत यानी डोमेन, डोमेन क्या होगा, तो ये होगा r -(-1 to 1), ध्यान देना छोटा कोष्टक है। ठीक है, समझाया था पहले भी कि -1 और 1 के बीच में जो संख्याएं हैं वो इसके प्रांत में शामिल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आई बात समझ में? तो ये बन गया हमारा ग्राफ का ढांचा। देखो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा बड़ा इधर बना देता हूं मैं। अब देखो y का जो वैल्यू है, देखो मुख्य मान यानी y का वैल्यू, वैल्यू तो वो है 0 to पाई, यानी x = 0 कहीं यहाँ पर हो जाएगा और पाई यहाँ पर कहीं पे हो जाएगा। 0 to पाई -पाई/2, यानी ये जो पाई/2 है इसको हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो पाई/2 जो है उस पर ये सेक इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं है, यानी सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू ही नहीं है। कहाँ पे, पाई/2 पे। ठीक है, पाई/2 वैल्यू सेक इनवर्स एक्स का नहीं है। अब एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये है r -(-1 to 1), यहाँ पर कहीं -1 हो जाएगा और यहाँ पर हम ले लेंगे 1। तो देखो माइनस हो रहा है, r में से माइनस हो रहा है -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच के जो वैल्यू है, जो x के मान है, ठीक है, उन मानों के लिए सेक इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं है, यानी ग्राफ कहीं पर भी आ जाएगा लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं आने वाला, इन दोनों के बीच में ग्राफ नहीं आने वाला है, वक्र नहीं आने वाला है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। किस किस के बीच में आएगा, तो 0 to पाई के बीच में तो आएगा लेकिन इसके बीच में नहीं आएगा, यानी इसके बाहर आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, ये टेबल बन गई। ये x हो गया, ये y हो गया। x क्या होता है, तो x होता है वैल्यू, y होता है एंगल। x होता है वैल्यू, y होता है एंगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो पाई/2 है, देखो सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो सेक एक्स से निकालेंगे। तो बात करते हैं सेक एक्स की। देखो ध्यान देना यहाँ पे ना, y = सेक एक्स, इसके अंदर x की जगह अगर हम पाई/2 रखते हैं तो y का जो वैल्यू है वो आता है, क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपने सेक एक्स का ग्राफ पढ़ा है, सेक एक्स का ग्राफ जो कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अब यहाँ जो हम पॉइंट्स निकालेंगे वो सेक एक्स के ग्राफ की मदद से निकालेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो पाई/2 प्लस, यानी अगर y का वैल्यू पाई/2 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, y का वैल्यू पाई/2 से थोड़ा ज्यादा होगा तो उसके लिए x का मान -इनफाइनाइट आएगा। और अगर पाई/2 माइनस, इसका मतलब यह है कि जो y का वैल्यू है वो पाई/2 से थोड़ा कम है, बिल्कुल पाई/2 नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि पाई/2 तो परिभाषित ही नहीं है। तो पाई/2 से अगर थोड़ा कम है y का वैल्यू, अगर पाई/2 से थोड़ा कम है, वहां x का वैल्यू क्या होगा, वो होगा +इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सेक एक्स से आप निकाल सकते हो, क्योंकि सेक एक्स में देखो x का वैल्यू अगर पाई/2 से थोड़ा ज्यादा होगा तो y का वैल्यू -इनफाइनाइट होगा। अगर x का वैल्यू पाई/2 से थोड़ा कम होगा तो y का वैल्यू
माइनस इनफाइनाइट होगा। ये बात कर रहा हूं मैं सेक एक्स की, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है, ये सारी चीजें समझ में नहीं आई यहाँ पे तो याद कर लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं सेक एक्स के ग्राफ के बारे में भी आपको समझाऊं तो कमेंट्स कर देना, ताकि मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकूं। अच्छे से हम इसके ग्राफ को बनाना सीखेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और 1 के लिए 0 हो जाएगा, -1 के लिए पाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखो एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट आ गया मतलब अनंत स्पर्शी रेखा बनने वाली है। कहाँ कहाँ पे बनेगी? तो y इक्वल टू π/2 पर बनेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू π/2 कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा, कहीं पे 0 और पाई के बीच में कहीं पर होगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन बन गई। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा इजी नहीं है तो ध्यान से समझना इसको। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है, यानी x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर y इक्वल टू 0, यानी एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया। y इक्वल, देखो x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू पाई है, यानी x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू पाई है, यानी एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट किधर होगा? देखो इधर होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में दाएं एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इधर की ओर होगा। तो वहां पर y का वैल्यू होगा π/2 माइनस, यानी π/2 से थोड़ा कम। देखो ये जो अनंत स्पर्शी रेखा है इस पर y का वैल्यू π/2 है, और इससे थोड़ा नीचे π/2 माइनस है, और इससे थोड़ा ऊपर π/2 प्लस है। यानी कि ये जो अनंत स्पर्शी रेखा है इस पर तो y का वैल्यू π/2 है, लेकिन इससे थोड़ा नीचे है π/2 माइनस, और इससे थोड़ा ऊपर है π/2 प्लस, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब, x इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है कि ये अनंत स्पर्शी रेखा पर अनंत पर जाकर x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं कर्व बना देता हूँ, तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, इस अनंत स्पर्शी रेखा को स्पर्श करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो कर्व है ये अनंत स्पर्शी रेखा को स्पर्श करने वाला होगा, ठीक है। आई बात समझ में? यानी इसकी ओर बढ़ता जाएगा। और x इक्वल टू इनफाइनाइट पर, x इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो y का वैल्यू है वो π/2 माइनस हो जाएगा, यानी π/2 के लगभग करीब चल गया होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ पर देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट पर, सॉरी x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, यानी इधर की बात हो रही, तो उसके लिए जो y का वैल्यू π/2 प्लस है, यानी कि ये अनंत स्पर्शी रेखा से थोड़ा ऊपर है, यानी ये जो कर्व है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे x का वैल्यू माइनस की तरफ बढ़ रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो कर्व है ये π/2 के समीप आता जा रहा है। ये आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक इनवर्स हो गया। अब बात कर लेते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की। तो इसका जो मुख्य मान है वो क्या होता है? यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है, क्या होता है भाई? तो -π/2 से π/2। अरे भाई याद तो रहता है ना आपको ये चीजें, ठीक है। याद करने का तो उस दिन तरीका भी मैंने समझाया था अच्छे तरीके से, तो याद तो रहनी चाहिए मुख्य मान। अब प्रांत की बात करते हैं। प्रांत क्या है?
यानी डोमेन क्या है, तो डोमेन है क्या है, r माइनस माइनस 1 to 1। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, यानी माइनस पाई बाई टू यहाँ पर कहीं पे होगा और पाई बाई टू यहाँ पर कहीं पे होगा। ठीक है, अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो प्रांत है r माइनस माइनस 1 to 1, तो ये माइनस 1 कहीं पे यहाँ होगा और 1 यहाँ पर होगा। तो जो प्रांत है यानी x का वैल्यू है -1 और 1 के बीच में नहीं आने वाला है, उससे बाहर ही रहने वाला है। अब हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बन गई। ठीक है, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। x क्या है, तो x है वैल्यू, x क्या है, x वैल्यू है, और y क्या है, तो y एंगल है, y क्या है, तो y एंगल है। ठीक है, पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 और -1। तो ये 0 प्लस होगा, ध्यान देना 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा कम। ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू, -1 के लिए माइनस पाई बाई टू, 1 के लिए पाई बाई टू। सारी की सारी जो वैल्यू है आपको कोसेक देगा, है ना। एक बार कोसेक मान लेना और उसमें एंगल ये सारे एंगल पुट करेंगे तो वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें। तो इनफाइनाइट कहाँ पर आया, y इक्वल टू 0 पे, तो y इक्वल टू 0 पे क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट लाइन बन जाएगी, अनंत स्पर्शी रेखा बन जाएगी। ये y इक्वल टू 0 पे क्या बन गई, अनंत स्पर्शी रेखा बन गई। पॉइंट कौन कौन से मिले, तो देखो एक पॉइंट तो मिल गया 1 पर पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू पाई बाई टू, यानी एक पॉइंट तो यहाँ पर मिल गया। और एक x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, यानी एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, y इक्वल टू, देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट पर y इक्वल टू 0 प्लस, यानी जब x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, इधर की तरफ, इधर की बात हो रही है, तो y का वैल्यू 0 प्लस होगा, यानी 0 से ऊपर होगा। 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, यानी कि इधर आने वाला है कर्व, ध्यान देना। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, यानी इधर की बात हो रही है। ठीक है, तो y का वैल्यू होगा माइनस पाई बाई, सॉरी y का वैल्यू होगा 0 माइनस, यानी ये अनंत स्पर्श रेखा से थोड़ा नीचे की तरफ होगा, यानी कि कर्व इधर आएगा, है ना। तो ये आइडिया हम लगा सकते हैं और यहाँ से हम ये जो कर्व है इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है भाई, ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे तो ये तो इसको प्रतिच्छेद कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये हम नहीं बनाएंगे और ये हमेशा इसको बना देंगे। तो ये हमारा कर्व हो चुका है किसका, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का। शायद मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सारे जो कर्व हैं हमने, सारे जो ग्राफ हैं वो बना लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी अगर पढ़ना चाहे तो उस तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है, इसका फ़ायदा उठा सके। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।